देश के अलग अलग राज्यों में धड़ाधड़ विस्फोट जारी है। धड़ाधड़ विस्फोट, एक के बाद एक कोरोना विस्फोट जो जबरदस्त डरा रहा है। टीके की कमी की गूंज है जिसको लेकर मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 1,45,384 नए संक्रमित मिले। कई राज्यों के पूरे शहरों में पूरा लॉकडाउन लगाया गया है। कई शहरों में कोरोना से बचने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 56,826 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा असर वाला दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी के 19 शहरों और 19 से लेकर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था और जिसका खासा असर बड़वानी में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं रंजीत क्लब चौराहे पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम मौजूद है जो आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये कार सवार है जिनसे पूछताछ की जा रही है कि वो घर से बाहर क्यों निकले हैं। बिना कारणों से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अस्थायी जेल भी बनाई गई है। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसको इस अस्थायी जेल में रखा जाएगा। वहीं बड़वानी में आज क्राइसिस कमेटी की बैठक में एक अहम फैसला हो गया है और इस लॉकडाउन को अब 19 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बड़वानी में 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। वही अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकल पाएंगे, जिसमें मेडिकल हुआ, फल फ्रूट की दुकानें हुई, इन सब चीज़ों के लिए छूट रहेगी। योगेश्वर, मीडिया न्यूज़, बड़वानी। जी, आखिर राज्य को क्यों लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की ओर जाना पड़ रहा है, बता रहे थे हमारे संवाददाता बड़वानी से। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ी बैठक में टोटल लॉकडाउन पर चर्चा। सीएम उद्धव ठाकरे ने टोटल लॉकडाउन के दिए संकेत। महाराष्ट्र में अभी वीकेंड लॉकडाउन लागू है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है संकेत। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमितों की संख्या चिंता का विषय। इस पर ताजा जानकारी के लिए आइए हम सीधा चलते हैं मुंबई। हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं कुलभूषण। सबसे पहले प्रीति, आपके पास आना चाहेंगे। प्रीति, बैठक में क्या चर्चा हुई? सर्वदलीय बैठक थी, कौन कौन शामिल हुआ और आखिर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा? आज जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। करीब 2 घंटे से ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो 15 से 20 अप्रैल के बाद जो है महाराष्ट्र की हालत और खराब हो सकता है। इसीलिए सरकार के पास न कोई पर्याय नहीं बचा है कि 3 हफ्ते के लिए महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि इसका विरोध जो है विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया है। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ में जो मजदूर जो है उन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी और भी खराब हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने जो है इस लॉकडाउन का विरोध किया है। वही दूसरी अगर बात करें तो अशोक चव्हाण जो खुद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है, उनका कहना था कि लोगों में कई सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो जो घूम रहे हैं जो पिछले साल के हैं, तो सरकार को ये सबसे बचने के लिए जो है एक मंत्री को नियुक्त करना चाहिए जो सभी सही जानकारी मीडिया के सामने और विपक्ष के नेता है उनके सामने रखे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पुराने वीडियो वायरल होने लगे हैं उसके ऊपर भी लगाम कसनी जरूरी है। हालांकि पिछले 2 घंटे से ये मीटिंग जारी है। अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र में पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता है। जी प्रीति, ये बैठक कब तक खत्म होने की उम्मीद है?
देखिए लगातार जो है अलग अलग नेता जो है इस पर चर्चा विमर्श कर रहे हैं। सीताराम कुंटे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र के सचिव है, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर लाहाने जो पूरी तरीके से कोविड की सिचुएशन पे नजर बनाए रखे हैं, और साथ में ही जो अलग अलग डॉक्टर्स भी इस मीटिंग में शामिल है, वो भी इसके ऊपर उपाय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कोरोना से बच सकते हैं। और फिलहाल जो राज्य की स्थिति है उसके ऊपर चर्चा विमर्श चल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो 15 से 20 अप्रैल में और भी कोविड की स्थिति खराब हो सकती है। अभी फिलहाल जो है 57,000 जितने केस आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 70,000 से 80,000 तक पहुंच जाएगा। जी प्रीति, अशोक चौहान ने जो सुझाव दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल की बांद्रा की घटना शायद वो भूल गए, और इसके साथ साथ इन दिनों महाराष्ट्र सरकार का साइबर सेल तो चिट्ठियों का पता करने में लगी है कि आखिर ये चिट्ठी सही मेल आईडी से भेजी गई या नहीं। प्रीति, हम आएंगे आपके पास आपकी ताजा जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुलभूषण, मध्य प्रदेश में भी संकट गहरा रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अलग अलग कितने शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है? कुलभूषण, बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मृत्यु का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के तकरीबन ऐसे 19 जिले हैं जहां पे टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि पहले जो समय और दिन निर्धारित किए गए थे 7 दिन का समय था, लेकिन अब उसकी अवधि आज बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी और तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली। और इस बैठक में जिले स्तर तक जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की। इस बैठक में ये देखा गया कि जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अस्पतालों में बेडों की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, मेडिकल कुलभूषण, आपके पास लगातार अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। आपकी इस ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, वहीं देश में वैक्सीन की कमी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से ये आवाज उठ रही है कि आखिर वैक्सीन कैसे और कब मिलेगी। कमी को दो चार होना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजस्थान के अलवर जिले की है, जहां वैक्सीन सेंटर्स पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन घंटों खड़े होने के बाद भी उन्हें निराशा हाथ लगी और वापस लौटना पड़ा, क्योंकि सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन नहीं। राजस्थान में कई जगहों पर वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। यहां भी वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। यहां के जिला अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो चुकी है और वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ तो कल ही हम प्राइम मिनिस्टर की बीसी में मैं था, खुद सीएम साहब भी जुड़े हुए थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। तो एक तरफ उन्होंने, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि टीका उत्सव मनाइए 11 से लेके और 14 तक। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती है प्लस अंबेडकर साहब की जयंती है, तो इस समय टीका उत्सव मनाइए। तो कई चीफ मिनिस्टर्स ने कहा, बाद में रिएक्शन भी आया, आपने देखा होगा, टीका उत्सव कैसे मनाएं, वैक्सीन तो है नहीं। तो सभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम सबने मांग की, विभाग ने भी लिखा है कि भाई वैक्सीन के काम को उच्च प्राथमिकता देते हुए एक्सपोर्ट्स को कम किया जाए, रोका जाए और अपने भारत के लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि इस कोरोना के 2 ही बचाव हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और वॉशिंग द हैंड्स। जी हां, वैक्सीन को लेकर त्राही मची हुई है। जी हां, कई सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं और ऐसा ही नहीं, विपक्षी राज्यों का आरोप था कि विपक्षी राज्यों को वैक्सीन नहीं दी जा रही, लेकिन अब बीजेपी शासित राज्यों में भी नजारा देखने मिल रहा है। हमने ग्वालियर देखा और यूपी के भी ऐसे कई शहर हैं जहां पर वैक्सीन की किल्लत दिखाई पड़ रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। सियासी मेहमान के रूप में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक जी हमारे साथ हैं, जो महाराष्ट्र से आते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर शिवसेना की मुखर होकर बात रखने वाले, जी हां, ऐसे किशोर तिवारी जी जो भी विदर्भ से आते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अंशुल अभिजीत आपके टीवी स्क्रीन पर। अंशुल, आपका भी स्वागत है हमारे साथ।
आपकी प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हमारे साथ है। रीना जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हां, इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आप सभी से एक बात कह देना चाहता हूं। संवेदनशील मुद्दा है। जी हां, सियासत अपनी जगह, इस समय हमें कोरोना को हराना है। तो मैं ये चाहूंगा कि बहस से भी ये स्वर जाए कि आपको लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ये अंदाजा लगाएं कि सियासत वाले इस समय कोरोना में लड़ने में, कोरोना के खिलाफ लड़ने में एक साथ हैं। तो आइए सबसे पहले विश्वास जी, मेरा सवाल आपसे, अभी बैठक चल रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सर्वदलीय बैठक जारी है। आपके नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है टीका उत्सव मनाया जाए। मातम का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है विश्वास जी? देखिए मनीष जी, हमारे प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है कि पूरा लॉकडाउन मत लगाओ, उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, लॉकडाउन अगर सोल्यूशन है पूरी तरह से, तो लॉकडाउन के लिए हमारे भी समर्थन है। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद में अगर कोई व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि मैं ऐसे मरूं या वैसे मरूं, तो उसका बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। देखो, लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है? लास्ट ईयर हमने लॉकडाउन जब लगाया था, हमें समय चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। हमें डॉक्टर, नर्सेस, फाइनेंसेस, मेडिसिन, पीईपी किट्स, ऑक्सीजन, सब इसके लिए हमको समय चाहिए था। उसके बाद से हमें कुछ बातें सीखना जरूरी था। अब ब्राजील में क्या हो गया, यूरोप में क्या हो गया, सेकंड वेव आई थी। सेकंड वेव महाराष्ट्र में भी आ सकती है, हिंदुस्तान में भी आ सकती है, हर राज्य को आ मालूम चुकी है विश्वास भाई, लहर आ चुकी है। और आपने जिन देशों का जिक्र किया है विश्वास जी, वहां पर सेकंड लॉकडाउन भी लग चुका है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखो, वहां पे जो लॉकडाउन लगा है पूरा लॉकडाउन नहीं है, वहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी चल रही है। हम वही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति मत निर्माण करो जिसमें इंसान सोचे कि मुझे ऐसा मरना है वैसा मरना है। इसलिए उसका बैलेंस रखना जरूरी है। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चला दिए, लोगों के प्रॉब्लम भी समझ लेना चाहिए और आगे बढ़ना है। अभी देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्लेम गेम चालू हो गया है। ये ब्लेम गेम बहुत गलत है। ब्लेम गेम ऐसा है कि हमें वैक्सीन नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अभी मैं आपको एक सर्कुलर दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल हो रहा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कल ही पुणे से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आया। उन्होंने कहा कि आज पुणे में 77,920, ठाणे में 43,000, औरंगाबाद में 35,000 इतने वैक्सीन के डोजेस है। विषय है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेजी थी, आज महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन भेजी है और उसमें से करीब करीब 15 लाख वैक्सीन आज है। देखो, इस चर्चा में कोई मतलब नहीं कि हमारे पास 3 दिन का सिर्फ साठा है, 3 दिन का स्टोरेज है, 5 दिन का स्टोरेज है। देखो, वो कैलकुलेशन तो चलते रहेगा, लेकिन वो अनइंटरप्टेड वे में वैक्सीन कैसे मिले, उस प्रकार से केंद्र सरकार मदद कर रहा है। भाई, आंकड़े जिस अंदाज में बढ़ रहे हैं ये डराने वाले हैं। लोग सहमे हुए हैं, पलायन फिर एक बार शुरू हो गया है। ऐसे में अगर राज्य सरकार कह रही है उनके पास ऑक्सीजन नहीं, उनके पास बेड की कमी है, वेंटिलेटर नहीं, तो ये सारी बातों के बीच आपने जो कहा है, आपने कहा है कि जान भी और जहान भी दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जी हां, इसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विरोध भी हो रहा है, व्यापारी सड़कों पर हैं, लेकिन पहले जान बचेगी तो जहां चलेगा। विश्वास जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास पहले ब्रेक के पहले सारे मेहमानों के पास जाना जरूरी है। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर जी, आपने विश्वास जी की बातें सुनी। उनका कहना है संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे। नहीं, ये देखो, 1 साल से तो पंतप्रधान जी कह रहे थे कि उद्धव जी ने बहुत अच्छा मैनेज किया। अब प्रवक्ता लोग कहते हैं उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी से हमारा संपर्क बना हुआ है और टीकाकरण पर भी राजनीति होनी नहीं चाहिए। और टीकाकरण का जो सप्लाई था, कोविशील्ड का सप्लाई, कोवैक्सीन का भी सप्लाई, ये डिस्टर्ब हुआ। ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं। वाराणसी में भी 40 केंद्र बंद है, महाराष्ट्र के कई जिलों में केंद्र बंद है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा था कि ये रिस्टोर बराबर हो जाए, तो शायद केंद्र ने बहुत सीरियसली लिया है और वो रिस्टोर भी हो जाएगा। मैं राजनीति की बात को कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए, पिछले साल भी लॉकडाउन किया तो आर्थिक दृष्टया महाराष्ट्र को बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट में आना पड़ा। देखो मनीष अवस्थी जी, आप भी बोल रहे हैं कि
कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए। कैसा होता है कि जो लोगों का जीवन हाथ पे होता है वो लोग बड़े संकट में आ जाते हैं। किसानों की एक्टिविटी है या हाथ ठेले वालों की एक्टिविटी है, सारी बंद कर दी जाती है। मैं पहली बार ही देख रहा हूं कि ऐसी महामारी जिसका पूरा प्रशासन, पुलिस वाले और रेवेन्यू के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोग्य की समस्या है, आरोग्य से लिया जाए। और इसका प्रोटोकॉल कुछ नहीं है मनीष जी, मैं अभी बता रहा हूँ। दररोज प्रोटोकॉल बदलते जा रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं बात करता हूँ कि जहां बहुत ज्यादा संकट है, नागपुर, बम्बई में भी कुछ पैचेस ही है और में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं रखना चाहिए। जहां आवश्यकता है लेकिन आपके नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है, पर्याय केवल संपूर्ण लॉकडाउन है। किशोर जी, आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अंशुल अभिजीत, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशुल, इस समय महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया टीका उत्सव हो। इस पर टीका टिप्पणी ना हो, लेकिन टीका उत्सव हो। बाजार में टीके नहीं है, राज्य सरकारें रो रही है, सेंटर बंद हो रहे हैं, लेकिन टीका उत्सव होना चाहिए। मनीष जी, आपने प्रधानमंत्री का अगर भाषण 2 दिन पहले गौर से सुना होगा तो उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जितने वैक्सीन अवेलेबल हैं उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसका ये मतलब निकला कि वैक्सीन आपके पास है ही नहीं, बहुत कमी है, भयंकर कमी है वैक्सीन की। यहां पर वैक्सीन है ही नहीं क्योंकि आपने इंतजाम नहीं किया, आपने बंदोबस्त नहीं किया। और ये जो ब्लेम गेम, विश्वास जी की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन ये जो ब्लेम गेम जिसकी शुरुआत की थी तो वो तो खुद ही स्वयं ही हर्षवर्धन जी थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो ये राज्य है, जो महाराष्ट्र है, वो सियासी खेल खेल रहे हैं। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने मिसमैनेजमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। उनके आंकड़े पे आप खुद जाइए और ध्यान दीजिए। उन्होंने ये कहा कि आप आंकड़े उन्होंने ट्वीट किए कि यहां पर हमारे स्टॉक पाइल में 4,30,00,000 वैक्सीन अभी पड़े हुए हैं। 9 करोड़ का वैक्सीनेशन अभी लोगों के पास हो गया है, डोसेजेस मिल गए हैं, लेकिन वो पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ये हमें याद करना चाहिए, वो सिर्फ आधा वैक्सीनेशन है। अगर मैं आज वैक्सीनेशन करने गया और 20 दिन बाद, 2 महीने बाद दोबारा गया तो वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं। ये अगर 4,30,00,000 वैक्सीन, ये तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। भाई आप सारे कहां पर है? अंशुल, मैं एक बात कहूंगा, मैं इसको सियासत की ओर नहीं मोड़ रहा, और ये मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप सभी से पूछूंगा कि आप सियासत वालों को चुनावी राज्यों में कोरोना को लेकर कोई फिक्र नहीं दिखाई देती, या सामने बढ़ चढ़कर आकर कोई भी नहीं कहता कि हम रैली नहीं करेंगे, हम रोड शो नहीं करेंगे, हम जो भी है अपने मतदाता तक एक सोशल मीडिया के जरिए उसका इस्तेमाल कर पहुंचेंगे। कोई नहीं कहता, क्योंकि कोरोना को पता है कि चुनावी राज्यों में नहीं जाना है। हमारे साथ रीना गुप्ता जी हैं। रीना गुप्ता जी, आपकी प्रवक्ता हैं। रीना जी, आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा फिलहाल। ऐसी सूरत में जबकि संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू रात का जारी है। अंशुल जी, इस पूरे जो कोविड वैक्सीन का जो मुद्दा है, रीना जी, मैं मनीष अवस्थी हूं। सॉरी जी मनीष जी, जिस तरह का ये जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो राजनीति खेली जा रही है, बिल्कुल ही गिरी हुई राजनीति, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस राजनीति की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और जहां वैक्सीन प्रोडक्शन का सवाल है, हम वाकई में पूरे दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री मानी जाती है। पूरी दुनिया की 60% वैक्सीन जो है वो भारत में बनती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि भारत में हमारे पास अपने भारतवासियों के लिए वैक्सीन नहीं है, तो ये पूरा मिसमैनेजमेंट है, पूरा फेलियर है, और इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी का, केंद्र सरकार का फेलियर है। क्योंकि केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि देश में कौन सी वैक्सीन बिकेगी, कौन सी वैक्सीन अप्रूव। रीना जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। रीना जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। मुझे विश्वास था कि आप इसी तरह से निश्चित केंद्र सरकार को आप कोसेंगी, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार का जो कदम रहा है कि राज्यपाल के हाथ में पूरी ताकत दे देना, पूरी शक्ति दे देना, तो आखिर सरकार किसकी सुनेगी। जी हां, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता के पास नहीं जा पाया क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, किशोर तिवारी, नेता शिवसेना
डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल, और आप पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक के पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था, आपका स्वागत है। डॉक्टर डीके गुप्ता, इस समय लोगों के मन में सवाल है, आम जनता के मन में सवाल है, क्या करें क्या ना करें, सरकार क्या करेगी, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह तो है। संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में डॉक्टर गुप्ता, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करे, एक आम आदमी क्या करे ताकि कोरोना को हराने में वो भी सरकार का साथ दे सके। डॉक्टर गुप्ता, देखिए अवस्थी जी, आप और इंडिया न्यूज इतने अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मीडिया और भी हम सब लोग, जितने लोग हाई लोग पोस्ट पे हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो हमें रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। दोबारा सर्ज आ गई, इतनी बड़ी सर्ज है कि पहली सर्ज है पहली पीक से कहीं बड़ी है, और आगे कब तक छपेगी इसका हमें पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लिए और जनता के लिए भी एक 5 सूत्री एजेंडा हम लोग इंप्लीमेंट करें। अगर इस कर्व को फ्लैटन करना है, ये कर्व बहुत स्टीप जा रहा है और इसको हमें फ्लैटन करना है, इसको पीक को रोकना है, कम जान माल का खतरा करना है। 5 सूत्री कार्यक्रम है। पहला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में वैक्सीन, टीकाकरण। हमें टीकाकरण को रैंप अप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। नई कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां जिनको हमने अलाउ नहीं किया अभी तक, उनको अलाउ करना पड़ेगा। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, लॉजिस्टिक्स है, को बढ़ाना पड़ेगा। नए सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। टीकाकरण को कैंप्स के द्वारा, आउटरीच प्रोग्राम के जरिए हमें सोसाइटीज में, कॉर्पोरेट में, कंपनीज में लगाना पड़ेगा। तो टीकाकरण को रैंप अप करना पहला काम प्रिवेंशन। नंबर 2 प्रिकॉशन। मीन्स हम सब जानते हैं बट हम लोग फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते। दूसरा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी प्रिवेंशन के लिए है, उन सबका जमीनी ग्राउंड पे पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए बहुत, सरकार को चाहिए कड़ाई से बिल्कुल जमीनी लेवल पे एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लागू होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग इसको रोक नहीं सकते। नंबर 3 बताया था मैंने, पार्शियल लॉकडाउन। मीन्स जितनी भी गतिविधियां हैं जो नॉन इसेंशियल हैं, जो गैर जरूरी है, उन सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। चाहे वो पार्टी रैली हो, चाहे वो धर्मार्थ प्रदर्शन हो, चाहे धर्म आयोजन हो, चाहे पब हो, रेस्टोरेंट हो, मॉल्स हो, स्कूल्स हो, जहां पे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हो रही, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, या जिससे हमारे लगता है कि इसेंशियल नहीं है हमारी जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, उनको बंद कर देना चाहिए। तो 3 चीजें हैं जो हम बाकी की बात करें, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। अब दूसरा पहलू 5वें सूत्र में, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए। टेस्टिंग डॉक्टर गुप्ता, जब तक नहीं बढ़ाएंगे, डॉक्टर गुप्ता, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हर्ड इम्यूनिटी कैसे 65 से 70% तक जाए? जब तक हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोज टीकाकरण नहीं लगा पाएंगे, 3 से 4 महीने लगेंगे। और जब हम 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाएंगे, तब जाके 25 से 30% आबादी को जाके फुल इम्यूनाइज करा पाएंगे। और 50% आबादी ऐसी है जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो हमें टीकाकरण रैंप अप करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा था, चौथा पॉइंट तो हमारा था कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट में हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेशेंट का सेग्रीगेशन ठीक से करना चाहिए कि किसको इलाज की जरूरत है वहां पे अस्पताल में, किसको इलाज की जरूरत है। जी डॉक्टर गुप्ता, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, लेकिन महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि वहां पर तो आरटीपीसीआर करने के लिए भी लोग नहीं है, और अगर बेड हैं तो एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं। आखिर ऐसी सूरत में अगर प्रशासन भी करे तो क्या करे, इसलिए वो केंद्र सरकार की ओर मुंह उठाए मुंह बाए बैठा है। जी हाँ, विश्वास जी आप हमारे साथ हैं। विश्वास पाठक जी, मेरा आपसे सवाल है, 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों में दे दी, ये वाहवाही लूटने के लिए की गई या आपको केवल पहले यह देखना था कि देश में वैक्सीन की कमी ना हो जाए और उसके चलते पहले देश की आपूर्ति होती, बाद में देते तो बेहतर होता? देखिए, देश की जो पहले 30 करोड़ की हमारी रिक्वायरमेंट थे, वो हिसाब से हमने प्लानिंग किया। उसके बाद में विदेश में जो वैक्सीन गई है उसके 2 कारण है। एक तो यहाँ की जो कंपनी है उनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, पहली बात, और दूसरा एक डिप्लोमेसी और दुनियादारी के नाते भी हमको विदेश में वैक्सीन भेजना ये हमारे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि ये संकट पूरे विदेश का, पूरा ये विश्व का संकट है।
मान लो कल हमने जैसा ब्राजील में वैक्सीन भेजी है, कल ब्राजील में एक ऐसा कोई रिसर्च होता है जिसके तहत एक ही वैक्सीन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है ब्राजील हमको बड़ी पैमाने पे हमें भी देंगे। इसलिए जब डिप्लोमेसी की और दुनियादारी की बात आती है तो ये बातें करनी होती है। अब जहां तक हमारी डिमांड बढ़ गई है, हमारा एक्सपोर्ट अभी रोक दिया गया है। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी, दुनियादारी, ये सब चीजें साथ ही सीरम साथ बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट विश्वास जी मुझे जानकारी है आप सीएस भी हैं, यानी कि आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कहता है मेरे पास पैसे खत्म हो गए, 3000 करोड़ रुपए दीजिए तो मैं आगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाऊं। नहीं, उसी प्रकार से हर प्रकार का मदद सीरम इंस्टीट्यूट रो, जो भी भारत बायोटेक रो, सरकार उनको देगी। आज सरकार के पास 4 करोड़ के वैक्सीन है। ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का इश्यू है, सेंटर तक वैक्सीन नहीं जा पा रही है। मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज में जब केंद्र ने कुछ गाइडलाइंस दी थी उस प्रकार से वैक्सीन लगना जरूरी था। लेकिन मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो हमारे ठाणा के जो मेयर है उन्होंने वैक्सीन लगा ली। ऐसे काफी लोग, काफी बच्चे जो वो गाइडलाइन में बैठ नहीं पा रहे थे। दूसरी बात ये थी, जो नियोजन का सवाल है, जो सेकंड वैक्सीन का डोज था उसका प्लानिंग करना जरूरी था। तो इनका पहला ही डोज चल रहा है, दूसरे डोज का प्लानिंग नहीं है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और प्लानिंग का अभाव, उसके कारण हुई ये परिस्थिति है जो चंद दिनों की। इसमें करेक्शन आ जाएगा। जी, इसमें करेक्शन आ जाएगा। आप लोग यानी विपक्ष के जो लोग हैं, जैसे अगर कहा जाए कि आप ये कहें शिवसेना और बाकी जो आपके विपक्षी राज्य हैं वो जबरदस्ती हो हल्ला कर रहे हैं। जी हाँ, वो हो हल्ला कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है और सेंटर बंद होते जा रहे हैं। वो केवल सियासत कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल सियासत कर रहे हैं, वैसा वो ना करे। क्योंकि जैसा मैं बताता हूँ, मैं अभी यहीं पे रहता हूँ, रेस कोर्स में एक 2000 बेड का हॉस्पिटल था। नवंबर महीने में वो हॉस्पिटल तोड़ दिया। इनको WHO ने बताया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि अभी कोरोना आने नहीं वाला है, सेकंड सर्ज चालू हो गई थी। इसलिए हॉस्पिटल तोड़ना, हॉस्पिटल बनाना और उसमें से पैसे कमाना, इसी में ये सरकार जुटी है। जी विश्वास जी, हमारे साथ अंशुल अभिजीत हैं और किशोर तिवारी जी हैं। अंशुल, आप विश्वास पाठक जी को सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुंबई से आते हैं। इनका ये कहना है कि सियासत करने के लिए केवल आपकी जो सरकारें हैं वो ये हो हल्ला कर रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई, नियोजन किया नहीं। आंध्र प्रदेश में देखें तो 5 से 7% वैक्सीन वहां बेकार हो गई, व्यर्थ चली गई। महाराष्ट्र की बात करें 11% वैक्सीन वहां खराब हो गई। तो ऐसी सूरत में बीजेपी को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई गलती है, चूक आप लोगों की तरफ से? प्रधानमंत्री नारा देते हैं दवाई भी कड़ाई भी, और इसके साथ साथ मैं ये ऐड करता हूं कि चुनावी राज्यों में ये क्यों नहीं अप्लाई भी? मनीष जी, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है वैक्सीन वितरण की और प्रोक्योरमेंट की। ये जो सूरत हाल है, ये केंद्रीय सरकार की लापरवाही, उनकी अयोग्यता, उनकी नाकाबिलियत को दर्शाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दूसरों को दोष देते रहिए, उनके आरोप चलाते रहिए। देखिए, हर्षवर्धन जी के जो ट्वीट आए हैं उसमें वो प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि भाई आगे जो वैक्सीन आएंगे वो कहां से आएंगे। अगर स्पुतनिक वैक्सीन आ गई है तो कितनी प्रोक्योरमेंट हो गई है, कब तक उसका रोल आउट होगा, किस फॉर्मूला से स्टेट्स में वैक्सीन जा रही है वो नहीं बता रहे। अगर आबादी के हिसाब से जा रही है तो महाराष्ट्र में अगर इतने सारे 1 करोड़, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र में पहुंच गई, उनकी आबादी है 12 करोड़, और गुजरात में पहुंची उतनी ही वैक्सीन और उनकी आबादी आधी है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला वैक्सीन वितरण का है। अगर बोलेंगे नहीं, अगर हमें बताएंगे नहीं कि कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, आने वाले कल में क्या उनकी रणनीति है, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कैसे करेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आएगा। बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तो इलेक्शन रैली में मसरूफ हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है वैक्सीनेशन में और वो तो आपके नेता भी, अंशुल, आपके नेता भी रैलियां कर रहे हैं, आपके नेता भी रोड शो कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाके। अगर आप उंगली उठा रहे हैं अंशुल, तो मेरा ये कहना है आप ही लोग ये संवेदनशीलता को दिखाते हुए ये कह देते कि हम कोरोना का संक्रमण है, संक्रमण फैल रहा है, हम कोई रोड शो और रैली नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं बताया कि इलेक्शन नहीं, हम नहीं करेंगे अभी इलेक्शन, हम रैलियां नहीं करेंगे। सारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी इधर इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की है, उनके अपने नियम के हिसाब से। जी हाँ, लेकिन आदर्श भी तो आप लोग स्थापित कर सकते थे। तो डाल तो मैं पात ये तो वही हुआ। जी, प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जी अंशुल, रीना गुप्ता हमारे साथ है। एग्जाम्पल नहीं सेट करना
होना चाहिए। रीना गुप्ता हमारे साथ है। अंशुल, आऊंगा आपके पास। रीना जी, आपने विश्वास पाठक जी को सुना जो आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन विदेश चली गई। ये विदेश नीति का हिस्सा है। विदेश नीति के तहत इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो जो रोना गाना मचा है, जिस तरह से बिलबिलाने वाली स्थिति है, वो नहीं होनी चाहिए। विश्वास जी की नजर में जो सरकार ने किया वो सही किया है। किशोर जी, आ रहा हूं आपके पास। सर, जिसके घर में किसी की मौत हो गई हो या जिसका रोजगार चला गया हो, उसको आप ये बात बताइए कि नहीं साहब, हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते और हम उसको महामारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है। तो मतलब आप मरिए, और हमारे जो देश में जो हमने इतने सालों में जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और वैक्सीनेशन के जो साधन इकट्ठे किए हैं, वो सब बेकार है, क्योंकि हमें तो विदेश भेजना है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जब कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर आपको ब्राउनी पॉइंट जीतने हैं तो आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा देते हैं सर्टिफिकेट में, और जब वैक्सीनेशन की कमी हो रही है तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो हमारा विश्व नीति है और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये बिल्कुल ही गिरी हुई राजनीति है जो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और एक बात और आप देखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो करना चाहती है, उनको वो भी नहीं करने दे रहे आप। जब केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में होम आइसोलेशन माइक्रो कंटेनमेंट जोन शुरू किया, तो अब उस समय अमित शाह जी ने इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया, और अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन होने चाहिए पूरे देश में, और पूरे देश में हमें होम आइसोलेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो ना तो आप अपना जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वैक्सीन को आप अप्रूव करें और देश में मुहैया कराएं, ना आप उसको कर रहे हैं, ना जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट से जैसे दिल्ली सरकार है, ना आप हमें अपना काम करने दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप हमें वैक्सीन और दीजिए, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को रीना जी, आम आदमी के मन में जो चिंता है इस समय सारे भारतीयों के मन में जो चिंता है, वो चिंता है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन जैसा पिछले साल लगा था इस बार भी लगेगा क्या। हमारे साथ किशोर तिवारी जी है। तिवारी जी, बैठक जारी है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये बैठक जारी है। ऐसी सूरत में आपने कहा है कि हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, कोई और विकल्प होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या विकल्प हो सकता है? महाराष्ट्र में जो 56,000 से ज्यादा केसेस लगभग पिछले हफ्ते भर में अगर आप आंकड़ा देखें तो 50,000 केसेस रोज आ रहे हैं। किशोर जी, आप बताइए कि क्या विकल्प होना चाहिए? नहीं, देखो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा तुम समझ लो कि कल का जो है तो ब्राजील में कल 90,000 नए केसेस आए और 4,000 के करीब लोग गुजर गए। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ, कुछ वक्त अपन क्या करते हैं कि जैसे इंडिया में अभी पर डे केसेस जो 1,40,000 आए थे कल, उसके बाद भी हमारे पास जो टोटल डेथ का आंकड़ा है 168 हो गया है, और अभी जो टोटल डेथ पर डे आ रही है तो कल थोड़ा सा हमको बढ़ के आई, 802 हुई। लेकिन एक बात है कि आउटकम जो होता है केसेस का, ये बात समझ लो, ये हमारा 99% लोगों को रिकवर कर रहे हैं और 1% कैजुअलिटी है। जी, अब ये जो है ये 0% आने का। जी किशोर तो जी, इस महामारी उम्मीद में करते हैं किशोर जी, आमतौर पर आपके तेवर देखकर हमेशा बहस में ये कहा जाता है कि किशोर तिवारी अगर बहस में होंगे तो जाहिर सी बात है वो तेज तर्रार अंदाज में अपनी बात रखेंगे। लेकिन चूंकि मुद्दा संवेदनशील था और आपने आज जिस अंदाज में अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विश्वास पाठक, अंशुल अभिजीत, रीना गुप्ता जी और डॉक्टर DK गुप्ता, आप सब जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी हाँ, जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, अगर इस संकट से बचना है तो जरूरी है कि रफ्तार बढ़े। जी हां, रफ्तार बढ़े जांच की और टीका लगवाने की। इसके साथ साथ आपको और हमको अगर कोरोना हराना है, आपको और हमको अगर कोरोना हराना है तो मास्क लगाना है।